हेलो, नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जनरल स्टडीज़ जीके का एक ऐसा सेक्शन होता है, जिसको क्वालिफ़ाई किए बिना, जिसमें स्कोर किए बिना उस एग्ज़ाम को पास करना, उसमें अच्छा स्कोर करना असंभव होता है। हर एक एग्ज़ाम में जीके, करंट अफ़ेयर्स एक क्वालिफ़ाइंग नेचर का सेक्शन होता है। तो जनरल स्टडीज़ की तैयारी में और बेहतरी लाने के लिए हर्षाली एकेडमी अब आपके लिए रोज़ एक जनरल स्टडीज़ का वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पिछले कुछ सालों में पूछी हुई एग्ज़ाम्स के प्रश्नों को कवर करते हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि परीक्षा में अभी पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्या ट्रेंड है और ये प्रश्न आपके जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों में हम सिर्फ सही उत्तर के साथ-साथ की पॉइंट्स, की फैक्ट्स उस उत्तर के उस प्रश्न के चर्चा करते हैं, ताकि हमारा ओवरऑल नॉलेज अच्छा हो सके और हम परीक्षा में अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न क्या दिया गया है, ममलुक सल्तनत का कौन-सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था? व्हिच रूलर ऑफ द ममलुक सल्तनत वाज़ द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1236 टू 1240। तो ममलुक सल्तनत को गुलाम वंश के रूप में भी जाना जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि 1236 से 1240 तक रज़िया सुल्तान दिल्ली की शासक थी। और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, की फैक्ट्स जान लेते हैं इस प्रश्न के। रज़िया सुल्तान वाज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल एंड आल्सो द ओनली फीमेल एम्परर ऑफ दिल्ली सुल्तनत। तो रज़िया सुल्तान एकमात्र महिला शासक थी जिस जो दिल्ली की सुल्तान बनी। शी रूल्ड दिल्ली फ्रॉम फॉर 4 इयर्स फ्रॉम 1236 टू 1240। उसने दिल्ली पर 4 साल तक शासन किया। कब से कब तक? 1236 से 1240 तक। शी इज रिलेटेड टू द ममलुक और स्लेव डायनेस्टी। ममलुक राजवंश, ममलुक सुल्तनत या फिर गुलाम राजवंश भी कहा जाता है। इसकी स्थापना मोहम्मद गौरी के द्वारा की गई थी, जब मोहम्मद गौरी ने श्री पृथ्वीराज जी चौहान को दूसरे युद्ध में पराजित कर दिया था। उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, जब मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बनाया था। सो जो रज़िया सुल्तान के पिता हैं इल्तुतमिश, वो दूसरे सुल्तान थे गुलाम वंश के। अ डॉटर ऑफ ममलुक सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया एडमिनिस्टर्ड दिल्ली व्हेन हर फादर वाज बिजी इन द ग्वालियर कैंपेन। तो जब उसके पिताजी ग्वालियर कैंपेन में व्यस्त थे, तो वह रज़िया सुल्तान ने दिल्ली पे शासन किया था। आगे चलते हैं। वास्को डी गामा भारत में कहाँ से आया था? वेयर डिड वास्को डी गामा अराइव इन इंडिया इन 1498? भारत में उसने कहाँ पे प्रवेश किया था? तो वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कालीकट में आया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब वास्को डी गामा के बारे में जान लेते हैं। वास्को डी गामा was a Portuguese explorer and the first European to reach India by sea in 1498 AD on the coast of Calicut। अब कालीकट के तट पे ये सन 1498 में आने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति था, जो पुर्तगाल से आया था। अब इससे इम्पोर्टेंट क्या है इसकी यात्रा के बारे में? हिज इनिशियल वॉयज टू इंडिया वाज द फर्स्ट टू लिंक यूरोप एंड एशिया बाय एन ओशियन रूट कनेक्टिंग द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशियन। तो ये पहला व्यक्ति था जो समुद्र यात्रा करके यूरोप से एशिया में आया था, और इसने ही यूरोप और एशिया के समुद्री मार्ग की खोज की थी। कनेक्टिंग द अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करके। दिस इज कंसिडर्ड अ माइलस्टोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री एज इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सी बेस्ड फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि इसने जब उस समुद्री मार्ग की खोज की जो यूरोप को और भारत को जोड़ता था, उसके बाद सी बेस्ड ट्रेड, सी बेस्ड व्यापार, समुद्र रास्ते से व्यापार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई इंडिया या एशिया और यूरोप के बीच में। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल was the second Portuguese traveler to visit India in 1500 after Vasco da Gama। तो पेड्रोस अल्वारेज कैब्रल सेकंड व्यक्ति था जो पुर्तगाल से भारत में आया था। वो सन 1500 में आया था। ये पेड्रोस डी कैब्रल
वो व्यक्ति था जिसने यूरोप से ब्राज़ील की खोज की थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसने ब्राज़ील की खोज की थी। वास्को डी गामा ने एशिया या इंडिया की खोज खोज की थी। एशिया या इंडिया की खोज की थी। और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। जो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ये 3 पॉइंट हमको याद रखने चाहिए। आगे चलते हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में किसके नेतृत्व में रोमन साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक विस्तारित था? इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी अंडर हुज लीडरशिप द रोमन एम्पायर वाज एक्सटेंडेड टू द प्रेजेंट डे ब्रिटेन एंड जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूलियस सीजर। और की पॉइंट्स जानते हैं इस प्रश्न के। देखिए, जूलियस सीजर वाज बर्न अबाउट 100 बीसी, ईसा पूर्व लगभग 100 वर्ष पूर्व उसका जन्म हुआ था। ईसा के 100 वर्ष पूर्व। ही वॉज डिसेंडेंट ऑफ द ट्रोजन प्रिंस एनास। वह ट्रोजन प्रिंस एनास के परिवार से था। जूलियस सीजर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज एबिलिटी ट्रांसफॉर्म द जनरल रोमन रिपब्लिक इनटू ए ग्रेट रोमन एम्पायर। तो उसने अपनी क्षमता के दम पर नॉर्मल जो रोमन रिपब्लिक था उसको ग्रेट रोमन एम्पायर बनाया। जूलियस सीजर एक डिक्टेटर था। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? तो अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 7। और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। So the Constituent Assembly of India was elected to frame the Constitution of India. It was elected after India's independence from British rule in 1947. जो Constituent Assembly थी उसकी उसका गठन क्यों किया गया था? उसका गठन संविधान बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए किया गया था हमारे देश की आज़ादी के बाद में। अमंग ऑल द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की काफ़ी सारी कमिटीज थी, समिति थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति थी वॉज द ड्राफ्टिंग कमिटी विच वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी क्या जिम्मेदारी थी कि वह एक ड्राफ्ट बनाए, एक प्रारूप बनाए हमारे संविधान का। एस्टैब्लिश्ड ऑन ऑगस्ट 29 अगस्त 1947, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। इसकी स्थापना कब की गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी की? इसकी स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1947 को। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आगे चलते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? सो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो कॉस्मोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी वैज्ञानिक स्टडी को बोलते हैं यूनिवर्स की। हियर वी स्टडी द ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। यहाँ पे ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, इतिहास और आने वाले भविष्य के बारे में पढ़ा जाता है यूनिवर्स के। माफ कीजिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान, द स्टडी ऑफ मोशंस एंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द प्लैनेट, सन एंड मून। इट इज द स्टडी ऑफ द सपोज्ड इन्फ्लुएंसेस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स बाय देयर पोजीशन इन रिलेशन टू ईच अदर। तो जो एस्ट्रोलॉजी में है, हम विभिन्न ग्रहों, सूर्य और चंद्रमा की रिलेटिव पोजीशंस को पढ़ते हैं और उनका जो मानव जाति पे या मानव पे असर होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सीस्मोलॉजी is the study of earthquakes and seismic waves that move through and around the earth। तो सीस्मोलॉजी अर्थक्वेक या भूकंप के बारे में पढ़ाई को बोलते हैं। लिम्नोलॉजी किसको कहा जाता है? इट इज द स्टडी ऑफ इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स लाइक लेक्स, रिजर्वॉयर्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स एंड ग्राउंड वाटर। सो इनलैंड जितने भी वाटर या एक्वेटिक इकोसिस्टम है समुद्र के अलावा, उसको उनकी जो पढ़ाई की जाती है उसे लिम्नोलॉजी कहा जाता है। समुद्र के अलावा जितने भी वाटर इकोसिस्टम है जैसे कि लेक्स, रिजर्वॉयर्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स एंड ग्राउंड वाटर।
तो इस प्रश्न का हालांकि उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही था, लेकिन हमने बाकी के तीनों के बारे में भी डिटेल में चर्चा की है। आगे चलते हैं। कुल भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? इन टर्म्स ऑफ द टोटल लैंड एरिया, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट कंट्रीज? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है, भारत की जो रैंक है वो 7वें नंबर पे है। भारत के पहले 6 और देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से बड़े हैं। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंडिया रैंक्स एट 7th प्लेस इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है विश्व में। किस किस के भारत के पहले कौन कौन से देश आते हैं? रशिया आता है, कनाडा आता है, चाइना आता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। इट हैज़ ए सरफेस एरिया ऑफ, भारत का जो सरफेस एरिया है वो कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना भारत का सरफेस एरिया है, क्षेत्रफल है। आगे चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेसिबल्स। ध्वनि को डेसिबल्स में मापा जाता है। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डेसिबल्स एंड डिनोटेड बाय सिंबल डीबी। इसे इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। कैंडला इज ए यूनिट टू मेजर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। प्रकाश की तीव्रता को कैंडला के द्वारा मापा जाता है। इसी प्रकार एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापा जाता है। नॉट क्या होता है? नॉट इज ए मेजरमेंट टू मेजर द स्पीड एंड वेलोसिटी एंड is used in meteorology, maritime and aviation. So meteorology मौसम विज्ञान में और समुद्र विज्ञान में और एविएशन में नॉट को स्पीड और वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है। वो क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर विच इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स पर आवर। सो एक नॉट की वैल्यू क्या होती है? एक नॉट का माप होता है 1.852 किलोमीटर्स प्रति घंटा पर आवर और इक्वल टू 1.150 एमपीएच माइल्स पर आवर एंड 0.514 मीटर्स पर सेकंड। ये सेकंड में और माइल में भी दिया हुआ है। तो हमने इस प्रश्न में बाकी की तीनों यूनिट्स के बारे में भी चर्चा की है और ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को हराया था? तो बख्तियार खिलजी, फिर से हम गुलाम वंश के आसपास आ चुके हैं। तो 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बख्तियार खिलजी ने बंगाल में लक्ष्मण सेन को हराया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी was one of the military generals of Qutbuddin Aibak in the early 13th century. Muhammad bin Bakhtiar Khilji conquered western and part of northern Bengal and established the first Muslim kingdom in Bengal. तो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का पहला राजा था हमारे देश में, उसका एक मिलिट्री कमांडर था, मिलिट्री जनरल था, जिसने 13वीं शताब्दी की शुरुआत में पश्चिम और उत्तरी बंगाल में जीत हासिल की थी और मुस्लिम किंगडम पहली बार स्थापित की थी। ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी ही डिफीटेड लक्ष्मण सेन इन नदिया जो बंगाल में है इन 1203 एडी। तो उसने 13वीं शताब्दी की शुरुआत, 13वीं सदी की शुरुआत में लक्ष्मण सेन को बंगाल में हराया था। कब? 1203 में। दीज कॉन्क्वेस्ट्स अर्नड हिम ग्रेट फेम इन दी दिल्ली सुल्तनत। तो इससे उसको काफ़ी ज़्यादा फेम हासिल हुई थी दिल्ली की सल्तनत में, बख्तियार खिलजी को। और आगे चलते हैं। इन 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। यह सत्याग्रह किस मांग के लिए था? इन 1918 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह फॉर पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। द सत्याग्रह was for the demand of। सो
ये जो सत्याग्रह था 1918 में महात्मा गांधी ने किया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो किस लिए था? वो था रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद काफ़ी ज़्यादा सत्याग्रह हमारे देश में किए थे। तो शुरुआती सत्याग्रहों में 1917 में चंपारण, बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह किया था। फिर उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह पीजेंट्स, किसान या फिर मजदूरों के लिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में किया था। ये सत्याग्रह वॉज फॉर द डिमांड ऑफ रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन में कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए ये सत्याग्रह किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। ऑगस्टस रोम के सम्राट का दत्तक पुत्र कौन था? तो ऑगस्टस जो है रोम का पहला, रिपब्लिक ऑफ रोम का पहला सम्राट था और इसका जो दत्तक पुत्र था वो टिब्रियस था। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो टिब्रियस 14 to 13 कॉमन एरा, मतलब ईसा के बाद का जो सन 14 से सन 37 तक वॉज द एम्परर ऑफ रोम हु वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ ऑगस्टस। तो ये टिब्रियस जो था सन 14 से सन 37 तक रोम का सम्राट था और ये दत्तक पुत्र था ऑगस्टस का। ऑगस्टस कौन था? रोम का पहला सम्राट था जिसने, जो डिक्टेटर था जूलियस सीजर, उसको उसकी मृत्यु के बाद ऑगस्टस पहला सम्राट बना था रोम का। ही वॉज द, और इसका जो बेटा है टिब्रियस, वो ही वॉज द सेकेंड एम्परर ऑफ रोम। ड्यूरिंग हिज रेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूलर was divinely reformed and the economy of Rome was greatly improved. So इसके समय, टिब्रियस के समय रोम की जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला था। आगे चलते हैं। अब देखिए 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने, जिसने केंद्र में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाकर गठबंधन सरकार बनाई थी। इन 1977 who became the president of the Janata Party which formed a coalition government at the center with Morarji Desai as the prime minister। तो केंद्र में जो पहली कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय जनता पार्टी जो उस समय सबसे 1977 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। और डिटेल्स में की पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इन 1977 ड्यूरिंग द जनता पार्टी गवर्नमेंट मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर while चंद्रशेखर became the president of जनता पार्टी। ही वॉज प्रेसिडेंट फ्रॉम 1977 to 1988। तो चंद्रशेखर जी जो 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे, वो 1977 से 1988 तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। और 1977 में जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, जो गठबंधन की सरकार बनी थी, उसमें मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बने थे। चंद्रशेखर ऑल्सो सर्व्ड एज द 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चंद्रशेखर जी ने भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ही इज ऑल्सो नोन एज जननायक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जननायक के रूप में किसे जाना जाता है, तो चंद्रशेखर जी को जाना जाता है। 8वें प्रधानमंत्री कौन थे हमारे देश के, तो वो भी चंद्रशेखर जी थे। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया हु नेवर हेल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस। वो पहले प्रधानमंत्री थे जो जिन्होंने कोई गवर्नमेंट ऑफिस ऑक्यूपाई नहीं किया था। आगे चलते हैं। सौर मंडल, हमारे सौर मंडल में प्राकृतिक उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स इन आवर सोलर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? वीनस डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट। सम ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट्स हैव हिडन ओशियंस। मर्क्यूरी डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट एंड ओनली प्लैनेट्स हैव नेचुरल सैटेलाइट। तो ऊपर वाले तीनों सत्य हैं। जो नीचे वाला है अंतिम ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ओनली प्लैनेट्स हैव नेचुरल सैटेलाइट्स, ये असत्य है, इसलिए ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और डिटेल में पढ़ लेते हैं की पॉइंट्स के द्वारा। ओनली प्लैनेट्स हैव नेचुरल सैटेलाइट्स, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज अदर सेलेस्टियल बॉडीज ऑल्सो हैव सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग देम। सो सिर्फ जो ग्रह हैं उनके ही उपग्रह होते हैं, नेचुरल उपग्रह होते हैं, ये सही नहीं है। और सेलेस्टियल बॉडीज भी होती हैं और खगोलीय
ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनके उपग्रह होते हैं, जैसे प्लूटो का भी उपग्रह है जो एक प्लैनेट नहीं है। ऑल अदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और आगे चलते हैं। इस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इन विच ऑफ द स्टेट द जनरल डायरेक्शन ऑफ हिमालय इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। आगे चलते हैं। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल यूनिट एंट्रोपी? तो एंट्रोपी को किसके द्वारा मापा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूल पर केल्विन। और डिटेल में पढ़ लेते हैं की पॉइंट्स के द्वारा। द जूल पर केल्विन इज द यूनिट of the physical quantity entropy in thermodynamics. Entropy is the measure of a system's thermal energy per unit temperature that is unavailable for doing useful work. तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी थर्मल एनर्जी की वह यूनिट होती है पर टेम्परेचर के हिसाब से, पर यूनिट टेम्परेचर के हिसाब से वह थर्मल एनर्जी होती है जो भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती है, दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। सो थर्मल एनर्जी वह थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर में जिसको कोई उपयोगी कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सके उसे एंट्रोपी कहते हैं। इट्स सिंबल इस एस, इसे एस द्वारा इसका सिंबल होता है द पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी दैट कैन नॉट बी यूज्ड इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ द बॉडी। तो एक बॉडी में, एक सब्जेक्ट में जो एनर्जी किसी कार्य के लिए यूज नहीं की जा सकती है उसे एंट्रोपी कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाए जाने वाला वसंत उत्सव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गोवा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिग्मोत्सव। शिग्मोत्सव जो है गोवा में मनाए जाने वाला एक वसंत उत्सव है। जो शिग्मोत्सव is a festival celebrated in Goa. It is a festival of rich golden harvest of paddy by tribal communities of Goa. तो ये गोवा में जनजातियों द्वारा, ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा मनाया जाता है जब पैडी मतलब धान की अच्छी हार्वेस्ट होती है। आगे चलते हैं। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रतिपादित धर्म था? तो दीन ए इलाही रिलीजन ऑफ गॉड वॉज अ सिनर्जेटिक रिलीजन प्रोपाउंडेड बाय whom? तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रतिपादित धर्म था। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसकी और डिटेल की पॉइंट पढ़ते हैं। दीन ए इलाही द रिलीजन ऑफ गॉड वॉज ए सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल एम्परर अकबर इन 1582 CE. His idea was to combine Islam and Hinduism into one faith, but also to add aspects of Christianity, Zoroastrianism and Jainism. तो ये 1582 में मुगल सम्राट अकबर ने इसकी स्थापना की थी, जिसे दीन इलाही के नाम से जाना गया या रिलीजन ऑफ गॉड के नाम से जाना गया। इसमें जो इस्लाम और हिंदुइज्म को कंबाइन करने की कोशिश की गई थी और जो दूसरे धर्म थे जैसे कि क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म और जैनिज्म के भी कुछ सिद्धांत इसमें शामिल किए गए थे। इट बिलीव्ड इन वन गॉड। इसमें यह माना गया था कि सिर्फ एक ही भगवान होते हैं। इट कंटेन्ड द गुड एलिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। वो उसने हर जो धर्म थे, अन्य धर्म थे, मुस्लिम होने के अलावा, इस्लाम के अलावा उन सभी धर्मों के गुड एलिमेंट्स को शामिल किया गया था। इट्स बेसिस वॉज रेशनल। यह एक तार्किक धर्म था। आगे चलते हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के किस शहर से जोड़ता है? द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट सिलचर इन असम विथ विच सिटी इन गुजरात? तो सही उत्तर हो जाएगा पोरबंदर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर गुजरात को असम सिलचर से जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में और पढ़ लेते हैं की पॉइंट्स के द्वारा। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स सिलचर इन असम एंड पोरबंदर गुजरात सिटीज इन इंडिया। दिस इज
देखिए 3300 किलोमीटर 2100 माइल्स हो जाएगा कॉरिडोर वाया NH27। तो जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसको नेशनल हाईवे 27 का नाम दिया गया है दोस्तों, और इसकी लंबाई कितनी है 3300 किलोमीटर। और आगे चलते हैं। इस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? तो सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए। की पॉइंट्स देखते हैं इस प्रश्न के। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। शी सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम 15th August 1947 टू 2nd March 1949। तो ये पहली महिला राज्यपाल बनी किसी राज्य की, सरोजनी नायडू जी, और उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के गवर्नर के रूप में, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। हर डॉटर, उनकी जो बेटी थी पद्मजा नायडू, इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नर विथ ऑलमोस्ट 11 years ऑफ टेन्योर इन वेस्ट बंगाल। सो सबसे ज़्यादा एक महिला के रूप में जो राज्यपाल का टेन्योर है, जो शासनकाल है, वो उनकी बेटी सरोजनी नायडू जी की बेटी पद्मजा नायडू का है, जिन्होंने 11 साल तक वेस्ट बंगाल की राज्यपाल के रूप में कार्य किया। सुचेता कृपलानी वॉज इंडियाज फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर। सुचेता कृपलानी जी इंडिया की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर थी, महिला चीफ मिनिस्टर थी, सर्विंग एज द हेड ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम 1963 टू 1967। तो उत्तर प्रदेश में ही पहली महिला राज्यपाल बनी थी, जो 1963 से 1963 से 1959 तक थी। 1963 से 1959 तक पहली चीफ मिनिस्टर थी, पहली मुख्यमंत्री थी। तो उत्तर प्रदेश में ही पहली राज्यपाल महिला बनी और उत्तर प्रदेश में ही पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंदिरा गांधी जी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी हमारे देश की। और आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। The Article 153 says that there shall be a governor for each state. One person can be appointed as governor for 2 or more states. तो एक व्यक्ति को एक या एक से ज़्यादा के राज्यों के लिए गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। अ गवर्नर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। गवर्नर है भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट बी एटलीस्ट 35 years ऑफ एज। तो ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति, ना ही किसी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसे कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड जावा स्क्रिप्ट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर जावा स्क्रिप्ट पे बनाए जा रहे हैं। तो सही उत्तर होगा ब्रेंडन ईच, ऑप्शन नंबर ए। और डिटेल में पढ़ते हैं। इन मई 1995, मई 1995 में जावा स्क्रिप्ट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय ब्रेंडन ईच ऑफ द नेटस्केप कम्युनिकेशन। तो ब्रेंडन ईच जो उस समय नेटस्केप कम्युनिकेशन में कार्यरत थे, उनके द्वारा मई 1995 में जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया गया था। ब्रेंडन ईच ऑफ नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन अंडर द नेम मोचा। तो जावा स्क्रिप्ट का पहला नाम क्या था? मोचा नाम था। फिर उसे लाइव स्क्रिप्ट कहा गया, उसके बाद उसका नाम लाइव स्क्रिप्ट रखा गया और फाइनली रीनेम टू जावा स्क्रिप्ट, और फिर फाइनली उसका नाम बदलकर जावा स्क्रिप्ट कर दिया गया, जो अभी भी जावा स्क्रिप्ट के नाम से ही जाना जाता है। ही को फाउंडेड मोजिला प्रोजेक्ट
Mozilla Foundation, Mozilla Corporation and has served the Chief Technical Officer of the Mozilla Corporation। तो ये जो ब्रेंडन ईच था, उन्होंने मोजिला प्रोजेक्ट की के को-फाउंडर थे, सह स्थापना की थी, मोजिला फाउंडेशन की भी, मोजिला कॉर्पोरेशन की भी, और चीफ टेक्निकल ऑफिसर सीटीओ के रूप में मोजिला कॉर्पोरेशन में भी कार्य किया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो लाने का हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम निरंतर रोज ऐसे वीडियो प्रतिदिन आपके लिए लेके आएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।